वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म को समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना होगा। उसके बाद हम आसानी से इस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। इसे समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट जनरल रिएक्शन exhibited by the coordination complexes is that of substitution or replacement of one ligand by another, is also called as the exchange reaction or displacement reaction. Substitution, dear students, एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि एक चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है और उसको रिप्लेस करवाकर उसकी जगह एक नई चीज़ को आकर अटैच करवा देना, या उस पहले वाली जो चीज़ थी, जो पहले वाला लिगेंड था। आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस समझते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। ये जानते हैं ना आप। ये जो मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे से समझाया था। अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन का उसके साथ क्या रिलेशन है? डियर स्टूडेंट्स, उसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स मौजूद होते हैं उनमें से क्या होता है, बाज़ औक़ात कुछ रिएक्शंस करवाए जाते हैं और उन लिगेंड्स को रिप्लेस करवाया जाता है और उन रिप्लेस हुए लिगेंड्स की जगह पर नए लिगेंड्स को आकर अटैच करवा दिया जाता है। और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आप पहले से ही जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट जनरल रिएक्शंस exhibited by the coordination complexes is that of the substitution और रिप्लेसमेंट होती है ना यहाँ पर, कि एक जो है लिगेंड उसे रिप्लेस करवाया जा रहा है और उसकी जगह आकर दूसरा अटैच हो रहा है। तो ये किस तरह से सारा प्रोसेस होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके कुछ टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस देख लें। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट स्पीशीज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी and very short lifetime cannot be isolated. एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है x+y(z). इसमें क्या होना है, इसकी सब्स्टिट्यूशन होनी है। तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा। पहले इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ये जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है ये हमारा एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इससे हम रिएक्शन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है उसमें x और y तो मौजूद हैं, x के साथ y तो मौजूद है, लेकिन हमारा जो z है वो रिप्लेस हो गया है। बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसे सारा डिस्कस करते हैं। तो एक और चीज़, एक्टिवेशन एनर्जी का आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमें अटैकिंग रिएजेंट का पता होना चाहिए। अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है? वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। मीन्स के इलेक्ट्रोफाइल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे भी अटैक कर सकता है आके, या फिर सेंट्रल मेटल एटम के जो न्यूक्लियस है उस पर डायरेक्टली आकर अटैक कर सकता है और वहाँ पर आकर ये जुड़ सकता है और दूसरे मौजूद लिगेंड को रिप्लेस करवा सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस किस तरह से होता है? डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कुछ लिगेंड्स अटैच हैं। अब हम करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास मौजूद है एक और हमारे पास लिगेंड है और हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का उस लिगेंड के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। और कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें होगा कुछ ऐसे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं, होता कुछ ऐसे है कि ये जो लिगेंड्स हैं इनमें से कोई एक जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, वो क्या, वीक होगा। तो जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या करेगा, आकर हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर अटैक करेगा
और अटैक किस तरह से, मीन कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए भी वो अटैकिंग करके आके जुड़ सकता है, और या फिर वो हमारे डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ, जो सेंट्रल मेटल एटम का न्यूक्लियस है उसके साथ भी डायरेक्टली अटैक उस पर कर सकता है और आकर अटैच हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो आकर अटैच हो जाएगा, और जो हमारा पहले से मौजूद जो लिगेंड थे उनमें से जो कमज़ोर लिगेंड था वो क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। ये किस तरह से प्रोसेस होता है अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म में। Basically, my dear students, there are two limiting mechanisms for substitution reactions of coordination complexes. हमारे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो मैकेनिज्म्स होते हैं। एक मैकेनिज्म होता है SN1 और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एंड नंबर 2 इज द SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और SN2 एसोसिएटिव मैकेनिज्म को याद करने के लिए मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी ट्रिक। ठीक है, आपने उसे माइंड में रखना है और आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक ये है कि जो हमारे SN1 या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएशन करते हैं, ये डिसोसिएशन मतलब तोड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे जो डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है ये बेसिकली ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा MX बॉन्ड है ये फुली ब्रोकन हो जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ MY बॉन्ड। ठीक है, आप इसकी एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में ही होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होता। वो मतलब वो हमेशा रिश्ते तोड़ने वाली बात करते हैं। वो किसी के साथ उन्हें किसी के साथ लगाव नहीं होता, मतलब वो ज़रूरत के तहत किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, किसी के साथ क्या कर लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन एंड पर उसे तोड़ देते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरा बना लेते हैं। मतलब किसी और के साथ अगर उन्हें किसी और से कोई काम है तो उससे फ्रेंडशिप की, और फिर जब ज़रूरत पूरी हुई तो उसे तोड़ दिया। इसमें इसका क्या बात थी डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली बात यह है कि जो हमारे SN1 और डिसोसिएशन मैकेनिज्म होता है, इसमें होता कुछ यूँ है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके साथ लिगेंड अटैच थे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले ही बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ कुछ लिगेंड्स अटैच होते हैं और उन लिगेंड्स की रिप्लेसमेंट होनी होती है। उस लिगेंड के साथ जगह पर एक और लिगेंड अटैच होना होता है और पहले वाले लिगेंड को रिप्लेस होना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस बात के आपको पता चल गया था ना, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। SN1 में ये मैकेनिज्म डिफरेंट होता है और SN2 में भी ये उससे बिल्कुल अलग होता है। मतलब ये सेम टाइप के मैकेनिज्म्स बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो जो हमारे SN1 है ये क्या करते हैं, ये इन बॉन्ड ब्रेकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब ये ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होता है ना उन्हें ये क्या प्रायोरिटी देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ML5X है, साथ में क्या है Y है, ये एक क्या है लिगेंड है जो कि अटैकिंग करना चाहता है, और X क्या है हमारा पहले से मौजूद लिगेंड है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है। चूँकि जो X कमज़ोर लिगेंड है तो हमारा जो Y है वो क्या करेगा, इस पर आकर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो जो डिसोसिएशन का मैकेनिज्म, ये तो हमें पता है कि जो लिगेंड है उसने रिप्लेस होना है, उसकी जगह कोई और आकर अटैच होना है, लेकिन इससे भी पहले एक और स्टेप होता है। जो SN1 मैकेनिज्म होता है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस पहले होता है, मतलब जिससे ज़रूरत पूरी हो गई उसे छोड़ दिया, वो पहले ही निकल जाएगा, उसके बाद जो है वो दूसरा आकर अटैच होगा। तो ये था SN1, और SN2 जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट एट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हैज़ अ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर देन दैट इन द रिएक्टेंट। MY बॉन्ड इज फुली फॉर्म्ड बिफोर द ब्रेकिंग ऑफ MX बॉन्ड। इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड आल्सो इन्वॉल्व द 2 स्टेप्स। होते तो दोनों में ही 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स पर ये डिपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म है ये डिसोसिएशन से अलग है। आप SN2 को एक
अच्छे नेक सीरत इंसान समझ लें, जो कि हर किसी की कदर करता है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है और जो उसका जो एडमिन है ना ग्रुप का, वो क्या है, वो बहुत अच्छा और नेक सीरत इंसान है। वो नहीं चाहता कि मेरे ग्रुप से कोई निकले। हाँ, अगर उसे कोई ऑफ़र करता है कि आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लें, तो वो उसे भी मना नहीं करेगा, ठीक है? वो उसे भी आकर उसे सबसे पहले क्या है, अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। उसके बाद वो अपने ग्रुप की क्या देखेगा, अपने ग्रुप की प्रोग्रेस देखेगा, कारकर्दगी देखेगा, हर मेंबर क्या-क्या किस-किस काम में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद वो देखेगा कि जो मेरा मेंबर थोड़ा कमज़ोर है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा और नया आने वाला जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो उस नए आने वाले को तो अपने पास रख ही लेगा, लेकिन जो कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, उसे वो क्या करवाएगा, उसे बिल्कुल भी वो खुद नहीं निकालेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप में वो बिल्कुल भी अपने पहले से मौजूद लिगेंड को रिप्लेस नहीं करेगा और नए आने वाले लिगेंड को भी अपने साथ अटैच करवा लेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा कमज़ोर लिगेंड है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है हमारे SN1 मैकेनिज़्म, SN1 डिसोसिएशन और SN2 एसोसिएशन मैकेनिज़्म का, जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया। होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आई होगी। तो ये थे हमारे SN1 एसोसिएशन मैकेनिज्म एंड SN2 डिसोसिएशन मैकेनिज्म। अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये होता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा SN2 एसोसिएशन मैकेनिज्म है, जो जोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला मैकेनिज्म है फॉर के लिगेंड्स को, तो इसमें क्या है, जो स्टेप 1 जो है उसमें क्या है कि Ml5, M जो है ना, ये कोई भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है। इसके साथ जो X है वो क्या है, एक लिगेंड है और ये कमज़ोर लिगेंड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा ये स्लो होगा। यहाँ पर उसने क्या करना है, Y को अपने साथ अटैच करवाना है। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप की एग्जांपल दी कि वो उसने नए आने वाले बंदे को भी, जो जिसने ऑफ़र की थी, उसे भी अपने साथ कंबाइन कर लिया, लेकिन पहले वाले ग्रुप में से किसी को भी नहीं निकाला। तो यही होता है, यहाँ पर Y क्या है, ये आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। और ये जो फर्स्ट इसका स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और इस स्लो स्टेप, जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, एज यू नो इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें क्या, यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है Ml5XY, यहाँ पर हमारा Y जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ आकर अटैच हो गया है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है और ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में मौजूद है। स्टेप 2 में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, Ml5XY हमारे पास, हमें पता है Y हमारा नया आने वाला लिगेंड है और X क्या है, हमारा पहले से मौजूद कमज़ोर लिगेंड है। तो क्या होगा, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी X की। X क्या है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और हमारा Y जो है वो परमानेंटली इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा। और इसका रेट है, रेट इज इक्वल टू K इंटू Ml5X इंटू Y, जो कि मैंने आपको बताया था, जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम प्रेजेंटेशन दिखाई गई है एसोसिएशन मैकेनिज्म की, किस तरह से जो हमारा पहले से मौजूद कमज़ोर लिगेंड निकलता है और किस तरह से जो नए आने वाला है वो आकर अटैच होता है, और कौन सा स्टेप फास्ट होता है और कौन सा स्टेप स्लो होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा स्लो स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एंड द सेकंड स्टेप इज़ द फास्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप में तो बस जो पहले से मौजूद लिगेंड है उसे रिप्लेस ही करवाना था ना। तो मेन चीज़ तो ये होती है, जो नई आने वाली चीज़ को अंदर आने दिया जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे यहाँ पर दिखाई गई है आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन किस तरह से होती है यहाँ पर आपको डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया है। यहाँ पर भी जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, लेकिन ये आपको उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। वहाँ पर पहले स्टेप में क्या हुआ था, पहले स्टेप में उन्होंने अपने नए आने वाले लिगेंड को वेलकम कहा था, मतलब नए आने वाले लिगेंड को अटैच पहले ही करवा लिया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सबसे पहले जो पहले से मौजूद कमज़ोर लिगेंड है उसको रिप्लेस करवाया गया, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, नए लिगेंड को अटैच करवाया गया। और जो हमारा यहाँ पर भी जो हमारा सेकंड स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इन मैकेनिज्म्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत 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 आसान और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा।
डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कंक्रीटेड पाथ ऑफ इंटरचेंज मैकेनिज्म। ये तो हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन मैकेनिज्म्स देखे। एक इंटरचेंज पाथ मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नो एविडेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, जबकि हम जो पहले पीछे दो मैकेनिज्म डिस्कस करके आए हैं उन दोनों में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है। नंबर 2 इज द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कंटेन बोथ सबस्ट्रेट एंड द लिगेंड। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट भी होता है और लिगेंड भी होता है। ठीक है, और इसके भी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द इंटरचेंज एसोसिएटिव, जिसे IA से शो किया जाता है, एंड नंबर 2 इज द इंटरचेंज डिसोसिएटिव, जिसे ID से शो किया जाता है। In interchange associative mechanism, the rate depends on the nature of the entering group. एसोसिएटिव में क्या होता है कि जो हमारा रेट होता है रिएक्शन का, वो किस पर डिपेंड करता है, एंटर होने वाले नए आने वाले ग्रुप पर डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग पर डिपेंड करता है। इसमें एसोसिएटिव में हमें पहले ही पता है कि बॉन्ड मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब जो एसोसिएशन वाले होते हैं क्या होते हैं, रिश्ते जोड़ने वाले होते हैं, जबकि जो डिसोसिएशन वाले होते हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। जो इनमें जो हमारे डिसोसिएटिव होते हैं ये क्या करते हैं, इन पर जो रेट होता है वो डिपेंड करता है आने वाले ग्रुप की नेचर पर। उसके अलावा इनमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो मैटर करती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड मेकिंग। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ से आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से डिसोसिएशन और एसोसिएशन का प्रोसेस हो रहा है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप आसानी से इस पूरे मैकेनिज़म्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं, वाई एक्सिस पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई है। यहाँ पर जो हमारी लोवेस्ट कर्व है इसमें क्या है, हमारा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। वहाँ पर जब ये जो ऊपर कर्व जा रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में से जो हमारा कमज़ोर लिगेंड है वो क्या है, वो निकल रहा है। और थर्ड में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल निकल चुका है। और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि जो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट नया जो हमारा लिगेंड था वो आकर हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड था और मैंने कंटेंट में शायद इसे राइट भी किया है कि हम इसे भी आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देखते हैं। दीज आर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जाहिर सी बात है आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसके अबाउट जो भी चीज़ें होंगी सबको देखेंगे। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनमें क्या होता है, मतलब जो हमारे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं ना, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यहाँ पर क्या है, वाटर का बड़ा किरदार है। वाटर इम्पोर्टेंट प्ले करेगा, रोल यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो आकर अटैच हो जाता है और दूसरे लिगेंड को यहाँ से रिप्लेस करवा दिया जाता है। सेम वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बस इसका नाम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। तो मीन्स यहाँ पर वाटर जो है वो जो क्या है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है, वो उसके साथ आकर अटैच होगा हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ, और वहाँ पर मौजूद पहले से जो लिगेंड होगा उसे रिप्लेस करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली यही है कि दीज आर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच आर लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल और बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। The reactions in which an aqua complex is formed by the replacement of a ligand by H2O molecule are called acid hydrolysis और एक्वेशन। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में वो क्या कह रहा है, एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें रिप्लेस होता है लिगेंड और वहाँ पे आकर हमारा वाटर अटैच हो जाता है। जबकि जो हमारे बेस हाइड्रोलाइसिस होती है वहाँ पर क्या होता है, वाटर को रिप्लेस करवा दिया जाता है और उसकी जगह कोई और अटैकिंग जो लिगेंड है वो आकर जुड़ जाता है। तो ये थी हमारी एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस, और ये किसकी टाइप्स हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस की टाइप है। यहाँ पे आपको इक्वेशन में अच्छे से समझाया गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस की। एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस हमारे जो रिएक्शंस होते हैं इनमें होता ये है कि ये जो न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन में रूनुमा होते हैं,
ठीक है। दीज आर अकर इन न्यूट्रल एंड एसिड सोल्यूशन। जाहिर सी बात है एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है तो एसिड में ही होगा। और हम जानते हैं कि जो 7 से पीछे जो पीएच स्केल में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी एसिड्स की होती हैं और 7 से जो आगे होती हैं वो बेसिस की होती हैं। तो जाहिर सी बात है 7 से पीछे यहाँ पर जो इसके स्पेसिफिक पीएच बताई गई है वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में या एसिड सॉल्यूशन में होंगे और कितनी पीएच पे, ग्रेटर देन 3 पीएच पे ये रिएक्शन जो है वो हमारे अकर होंगे। रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट होता है वो वाटर पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे यहाँ हमारे पास कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम, साथ में अमोनिया और क्लोराइड एक लेगेंड अटैच हुआ है यहाँ पर। तो हमें पता है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होना है, जो हमारा पहले से मौजूद लेगेंड होगा उसे रिप्लेस करवाना है वाटर से। तो यहाँ पर आकर वाटर हमारा अटैच हो जाएगा और यहाँ आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे रिएक्शन का रेट बताया गया है, दैट इज़ के रेट इज़ इक्वल टू के इंटू CONH3 5Cl2 पॉजिटिव। एज यू नो के जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रिएक्शन का, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ना रिएक्शन का वो स्लोएस्ट स्टेप है। तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, आपको पहले ही पता होना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको मैकेनिज़्म दिखा दिया गया है किस तरह से 2 स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है, सेम वही चीज़ जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी वही एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव का प्रोसेस होगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव क्या होता है। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे बेस हाइड्रोलाइसिस जो हैं उनमें भी यही सेम रिएक्शन होता है। जो हमारे बेस हाइड्रोलाइसिस होते हैं उनमें जो पीएच होती है ये होती है लेस देन 10। हम पहले ही जानते हैं कि जो 7 से ऊपर होती है पीएच वो बेसिस के लिए होती है। तो अगर आपके एमसीक्यू में आ जाए तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमारे बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है किस में होता है, बेसिक सोल्यूशन में होता है। जाहिर सी बात है बेस में ही होगा और इसकी पीएच होगी लेस देन 10। 2 types of mechanism in octahedral complexes, SN2 और associative mechanism and SN1 CB और dissociative mechanism। अब इसको तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ आ गई है कि किस तरह से एसोसिएटिव मैकेनिज़्म होता है और किस तरह से डिसोसिएटिव मैकेनिज़्म होता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स लास्ट हमारा एनेशन रिएक्शन। एनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स ये रिवर्स होते हैं हमारे एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के। यहाँ पर होता ये है एसिड लेगेंड्स और H2O मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्वा कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन शेल बाय सेम एनायन। इट इज़ द रिवर्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। दीज आर बायमोलिक्यूलर एंड रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द एनाइन। यहाँ पर रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे कॉम्प्लेक्स की है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दी गई है CONH3 5H2O। यहाँ पर क्या है X को हमने क्या करवाना है, अटैच करवाना है और वाटर को हमने क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। ये हमारे क्या है, एनेशन रिएक्शन है और ये बिल्कुल हमारे जो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है उनके रिवर्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कंक्लूजन देख लेते हैं इसके। The substitution reaction of CO3 and Cr3 complexes were the first extensively studied due to the inertness of these two metals. Number 2, most evidences support the ID mechanism for substitution in CO3 complexes and little dependence of reaction rates on the nature of incoming ligand. The reaction in which H2O replaces Cl negative in CO NMH25Cl2 negative takes place 22 times faster than the same reaction for CONH3। ये जो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। The dissociation of Cl negative ligand is encouraged by the greater steric requirement of methylamine. If the reaction proceeded by an IA or association pathway, the order of rate would be the opposite because the rate of reaction is decreased due to the steric repulsion of the incoming ligand.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई है डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी है, मसला है आपको, तो आपने कमेंट सेक्शन में राइट कर देना है और इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।